Hello everyone, I am Bharti. Welcome to TET and CTET Cricket channel. Today in this video we shall discuss an important chapter of NCERT Geography Class 8 Chapter 2 भूमि, मृदा, जल, प्रकृति, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तो हम लोग ये जो NCERT ज्योग्राफी सीरीज में जो हमारा चैप्टर आज का है वो चैप्टर 2 है, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे भूमि, मृदा, जल। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ठीक है, तो चैप्टर का जो शीर्षक है उससे ही हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है कि भूमि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीख सकते हैं, यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है ना। तो हमारा जो पृथ्वी है, अगर हम पृथ्वी पर भूमि की बात करें तो अलग अलग जगहों में भूमि का भी जो होता है डिफरेंट क्वालिटी होता है। जल अलग अलग मात्राएं में होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में भी डिफरेंट पाया जाता है। वन्य जीवन संसाधन भी जो है उसमें भी विभिन्नता हमें देखने को मिलता है। तो यही सारे पॉइंट को इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि तंजानिया एक छोटे से गांव में है। ठीक है, जो तंजानिया है, तंजानिया के एक छोटे गांव में माम्बा नाम की एक लड़की है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तंजानिया जो गांव है वो कहाँ है, तो अफ्रीका में है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक पीटर नाम का लड़का है जो न्यूजीलैंड का है, और दोनों को यहाँ उसका रहन सहन, उसका जो एरिया है, क्षेत्र है उसका, और उसका जो आसपास जिस तरह का इन्वायरमेंट है, वनस्पति है, किस तरह के वहाँ पशु पक्षी पाए जाते हैं, तो ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ बताने का कोशिश किया जा रहा है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, अलग अलग के वनस्पतियां और अलग अलग के जो है पशु पक्षी हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम बात करें कि हमारा जो अर्थ है वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसका क्वालिटी भी अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अब हम लोग समझेंगे कि माम्बा और पीटर जो है विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे थे कि तंजानिया में माम्बा रहती है और पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता है। ठीक है, तो यहाँ का विभिन्न स्थानों में वे दोनों रहते हैं। उनके जीवन जो व्यतीत करने में जो अंतर है उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है और समझाया गया है कि हमारा जो विभिन्नता है वो हर प्रकार से होता है। ठीक ना, विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण है। तो इतना सारा चीज के कारण जो है हमारे जो एक दूसरे में विभिन्नता होता है, इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, और उसके जो वातावरण में अंतर होता है, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, व्यवसाय, ये सारा जो विभिन्नता है उसका कारण ये है भूमि में गुणवत्ता, मृदा, जल और प्राकृतिक, वनस्पति या प्राणियों और प्रौद्योगिक। ठीक है, यही सारा उपयोग की विभिन्नता के कारण हमें विभिन्नता देखने को मिलता है। अगर हम स्थान की बात करें तो इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम भूमि की बात करते हैं तो हमारा जो अर्थ है तो भूपृष्ठ का कुल जो एरिया है उसका 30% भाग पे ही भूमि है। ठीक है, और जो 70% है वो पानी से ढका हुआ है, जलमग्न है। ठीक ना, मुख्य भूमि का जलवायु भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण जो है असमान पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि जनसंख्या का जो वितरण है वो विभिन्नता क्यों है, कहीं इतना जनसंख्या और कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम, या तो फिर कहीं मीडियम जनसंख्या हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका मुख्य जो कारण है वो भूमि और वहाँ का जलवायु है। ठीक है, जहाँ भूमि और जलवायु अगर अनुकूल है तो वहाँ जो है जनसंख्या अधिक होता है, और जहाँ भूमि और जलवायु जो होता है मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं होता है तो वहाँ जनसंख्या कम रहता है या ना के बराबर रहता है। ठीक ना। देखिए, उबड़ खाबड़ और स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांति, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः जो होता है विरल होता है। ठीक है, उबड़ मैदानों और नदियों घाटियों की अगर हम बात करें तो यहाँ कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और जहाँ कृषि के लिए भूमि, जल, वातावरण अगर उपलब्ध होता है वहाँ जनसंख्या अधिक होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक वो वहाँ रहना पसंद नहीं करता है, और इसलिए हम लोगों को देखने को मिलता है कि मैदानी जो एरिया होता है वहाँ जनसंख्या अधिक रहता है। हालांकि वहाँ मैदानी एरिया के बारे में इसमें और विस्तार से बातें कही गई है। देखिए, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि विश्व का 90% जनसंख्या जो है वो भूमि क्षेत्र के मात्र और मात्र 30% में रहते हैं। ठीक ना। डैट मीन्स विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका 90% जो जनसंख्या है वो मात्र और मात्र भूमि के 3% में ही रहते हैं, और शेष जो 70% है वो क्या है, या तो फिर वो क्या है विरल जनसंख्या या निजन है, वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है या तो जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं कि विश्व का जो 90% जनसंख्या वह मात्र 30% भूमि पर ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखिए, भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग जो है हम लोग कई प्रकारों से करते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, है ना। तो भूमि का उपयोग जो है हम कई कार्यों के लिए करते हैं, और ये सारे कार्य के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं, उद्योगों को स्थापना करते हैं। साधारणतः इसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक ना। देखिए, यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इससे आप कुछ कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि भूमि उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग दिया है कि यहाँ जो फसल भूमि है वो सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो फसल भूमि क्रॉप्स उगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा भूमि है वो कहाँ है, किस देश में है, तो इंडिया में, हमारा भारत में है। ठीक है, और सबसे कम भूमि का बात हम करें जो क्रॉप्स ग्रो के लिए अनुकूल नहीं है, अनुकूल है, तो ये है कनाडा। तो ये दो जो है सबसे ज़्यादा और सबसे कम आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो है यहीं से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, है ना। अगर चारागाह का बात करें तो सबसे ज़्यादा चारागाह का जो क्षेत्र है वो कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक ना। और सबसे कम चारागाह का जो क्षेत्र है वो जापान है। देखिए, आप यहाँ से याद रख सकते हैं, जापान में सबसे कम चारागाह का क्षेत्र है, लेकिन वन का जो एरिया है सबसे ज़्यादा जापान में है, और सबसे कम का बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, सबसे वन कम कहाँ है, तो यूनाइटेड किंगडम में। अन्य भूमि की बात करें तो अनुपयोग के लिए जो भूमि है सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यह है रूस के पास सबसे ज़्यादा। ठीक ना। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा और सबसे कम आप 3-4 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। देखिए, अब यहाँ कहा जा रहा है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक ना। भूमि का जो उपयोग है किस कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भौतिक कारकों द्वारा
निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृत मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। अगर ये सारे चीज उपलब्ध है तो हमारा भौतिक उपयोग के लिए बहुत अच्छा होता है। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी में भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। ठीक ना। अगर हम बात करें कि भूमि को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, इसको डिवाइड करें, तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं? तो भूमि को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी किसके बेस पे? तो स्वामित्व के बेस पे, है ना, ऑनर के बेस पे। तो स्वामित्व के आधार पे अगर भूमि को हम बांटना चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब आप यहाँ से समझ रहे होंगे कि निजी भूमि क्या होता है। निजी भूमि में व्यक्तियों का स्वामित्व में होती है, ठीक ना, व्यक्ति का अपना होता है, जैसे आपका अपना घर, ये क्या है? निजी भूमि है, ठीक है। जबकि सामुदायिक जो भूमि है वो समुदाय का स्वामित्व होता है, समुदाय उसका मालिक होता है, उस समुदाय के जो लोग होते हैं उसका ऑनर होते हैं, ठीक ना। तो स्वामित्व के आधार पे भूमि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए जो सामुदायिक भूमि होता है उसे ही क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं, साझा मीन्स क्या होता है? बांटना, है ना। संपत्ति मीन्स संपत्ति और संसाधन मीन्स जिसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है, अपने उपयोग के लिए जिसका यूज करते हैं अपनी आवश्यकता के लिए जिसका यूज हम करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ साझा मीन्स बांटा गया है, तो समुदाय की हम अपना चीज नहीं बांटते हैं, समुदाय में जब बांटते हैं तो उसे कहते हैं साझा करना, है ना। तो यहाँ इससे रिलेटेड है, सामुदायिक भूमि से कह सकते हैं। ये सामुदायिक भूमि को ही साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि जनसंख्या और उनकी मांग जो है सदैव बढ़ती रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मांग भी बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भूमि का मांग भी बढ़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम आज क्या कर रहे हैं कि वन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वन को खत्म कर रहे हैं, वन का जो पेड़ पौधा है उसको हम काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जनसंख्या ग्रोथ हो रहा, उसी तरह से हमारा डिमांड है, तो हम अपना आवश्यकता अनुसार क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधा को काट रहे हैं। वहाँ पर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रहे हैं। तो ये सारे जो कारण है ये भूमि का मांग को बढ़ाता है, ठीक ना। लेकिन भूमि जो है क्या है? हमारे पास जो उपलब्ध है वो सीमित है। भूमि है जो कि सीमित है, भूमि जितना है उतना ही है, उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनसंख्या क्या है? अगर इतना है तो वो एक्सटेंड हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन भूमि हमारे पास इतना है अगर, तो ये इतना ही है, ठीक है। तो भूमि का जो उपलब्धता है हमारे पास सीमित है, लेकिन जनसंख्या हमारे पास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका मांग भी बढ़ता जा रहा है। तो स्थान के अनुसार अगर भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है तो लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्र में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ये स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हम चीज़ों को अपनाना स्टार्ट करते हैं, है ना। आज भूमि का उपयोग जो है प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को जो है दर्शाता है कि हमारा जो भूमि है वो हमारा क्या कर दिया है? सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया है ना। देखिए अब हम कुछ अगले पॉइंट जो हमारा है भूमि संसाधन का संरक्षण। जो हमारा भूमि संसाधन है उसको हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो इसका संसाधन करने का क्या तरीका हो सकता है? तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर क्या हो रहा? विनाश हुआ है। इसमें इस प्राकृतिक संसाधन
को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है ना। जो हमारा पेड़ पौधा है वो क्या हो रहा, दिनों दिन घटते जा रहा है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, इसका संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त समान तरीका है। ठीक है, तो हम भूमि संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वन रोपण कर सकते हैं, उससे हमारा भूमि का संरक्षण होगा। भूमि उद्धार कर सकते हैं और रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का जो विनियमित उपयोग हम करते जा रहे हैं, जो हमारा फसल से को ज़्यादा उगने के लिए हम उसमें ये सारे चीज़ को छिड़काव करते हैं, तो उसको रोकना होगा। ठीक ना। देखिए, अगर भूमि संकलन की बात करें, इससे क्या होता है, हमारा मिट्टी खिसकता है। जो भूमि का मिट्टी है उसे खिसकना ही भूमि संकलन कहलाता है। देखिए, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी जो है उसे क्या कहते हैं, भूसंकलन कहते हैं। ये प्रायः कैसे होता है, जैसे भूकंप आया, बाढ़ आया या ज्वालामुखी के साथ ये घटित होता है। ठीक ना। लंबे समय तक भारी बारिश होने के कारण भी क्या होता है, भूसंकलन होता है। जहाँ ढाल वाला क्षेत्र होता है वहाँ से जो भूमि है वो खिसक जाता है और वो नष्ट हो जाता है। ठीक ना। इस तरह से जो नदी है उसका प्रवाह भी कुछ दिनों तक रुक जाता है और ये अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों का आवास जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है ना। तो पहाड़ी भूभाग में अगर भूसंकलन एवं मुख्य रूप विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, तो भूसंकलन की बात हम करें कि ये कहाँ पर ज़्यादा आता है, तो पहाड़ी भूभाग में ज़्यादा आता है। ठीक ना। देखिए, भूसंकलन को कैसे हम रोक सकते हैं, उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो भूसंकलन को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाता है ना। और भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वनस्पति आवरण में वृद्धि है। यानी आप पेड़ पौधा जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना भूसंकलन का संरक्षण होगा, उसका रुकाव होगा। ठीक ना। क्यों पेड़ पौधा ज़्यादा लगाने से भूसंकलन क्यों नहीं होता है, तो ये पेड़ पौधा का जो रूट होता है वो हमारा भूमि को, डैट मीन्स मिट्टी को, वो फिरमिली रूप से एकदम मजबूती तरह से जकड़े हुआ रहता है, जिससे क्या होता है वहाँ से मिट्टी खिसक नहीं सकता है। ठीक ना, जल्दी नहीं खिसकता है। देखिए, अगर मृदा की बात करें तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। ठीक ना। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार, ये सब प्रकार हैं। देखिए, अगर आप खेत में फसल को ग्रो कर रहे हैं तो जहाँ से फसल ग्रो हो रहा है उसी को, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। ठीक है। तो मृदा के इतना टाइप्स है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बालू गाद कले के साथ उप मृदा, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ और जनक चट्टानें। ठीक है, ये 4 लेयर होते हैं, मृदा का प्रकार है। देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट बातें हैं। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ को हम बना नहीं सकते हैं तो उसको हम उतना ही सतर्कतापूर्ण से यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, बेस्ट होने से बचाएंगे। ठीक ना। उसको अधिक यूज नहीं होने देंगे, उसको रिपेयरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में जो सैकड़ों वर्ष लग रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम मृदा का संरक्षण करेंगे। अगर हम पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मृदा का जो भूसंकलन है, मृदा का जो खिसकना है, मृदा का जो डिस्ट्रॉय होना है वो धीरे होगा, कम होगा, उसका गति जो है बहुत मंद हो जाएगी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं
मृदा उपजाऊ कैसे बनता है? खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण जो होता है मृदा को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। जैव में क्या होता है? सजीव चीज आता है, और अजैव में क्या होता है? निर्जीव चीज आता है। तो मृदा जो है उपजाऊ कैसे बनता है? खनिज और जैव पदार्थ मिलकर उसका जब सही मिश्रण होगा तो मृदा हमारा क्या होगा? उपजाऊ होगा, है ना। मृदा जो है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करता है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है ना। और मृदा जो है वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित भी करता है। उच्चवत तुगता और ढाल की मृदा के संचय को निर्धारित करता है। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा आदि को निर्धारित करती है। मृदा जो है इतना सारा कार्य करती है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, आप पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगर इसका हम 2 पार्ट बनाते तो आपको एक पार्ट मिलता, हो सकता है दूसरा पार्ट आपको खोजना पड़ता, तो इसलिए हम इसको एक ही पार्ट में पूरा कर रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक ना। देखिए, हम उतना ही बातें करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें हम नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए, भारत में जलोढ़, काली और लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, मृदा है? तो जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय, इतने प्रकार के जो है मृदा पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार के एक दूसरे से भिन्न है। ये तो आप एक्टिविटी करेंगे, लेकिन यहाँ जो है ये बातें याद रखना है आपको कि भारत में इतना प्रकार का जो है मृदा पाया जाता है ना, मिट्टी पाई जाती है। मृदा निर्माण का कारक, मृदा निर्माण का क्या क्या कारक हो सकता है? मृदा निर्माण का मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप है, जलवायविक कारक है, ठीक ना। मृदा निर्माण जो है अन्य कारक जैसे स्थलाकृत, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण में संगठन में लगा समय अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक ना। अलग अलग स्थानों में अलग अलग टाइम से मृदा का निर्माण हो सकता है। तो कहीं ज़्यादा टाइम लेगा निर्माण होने में, कहीं कम टाइम लेगा, है ना। तो ये जो है मृदा निर्माण का कारक है, भिन्न भिन्न होता है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा का जो निम्नीकरण है और संरक्षण है, इसके उपाय क्या है उसको हम देखेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं, ठीक है। मृदा जो हमारा क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि हम अपने आवश्यकता के लिए उपयोग में लाते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। इसके 2 मुख्य खतरे हैं, क्या क्या है? तो अपरदन और क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है, ठीक है। मानवीय कारक और प्राकृतिक दोनों कारकों में इसका निम्नीकरण हो सकता है, इसका कमी हो सकता है ना। मृदा की निम्नीकरण में सहायक कारक वन्यमूलन और अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों, अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, निम्नीकरण का मतलब है कि मृदा का मात्रा कम करना, ठीक है। तो मृदा का मात्रा कैसे कम हो सकता है? तो 2 कारण से कम हो सकता है, मानवीय और प्राकृतिक। मानवीय कारण जैसे आप लोग समझ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, जिससे मृदा में क्या होगा, निम्नीकरण होगा, उसका कमी आएगा, उसका जब दोहन होगा, अपरदन होगा, तो क्या हो जाएगा, मृदा का जो मात्रा है वो कम हो जाएगा। ये प्राकृतिक कारक जो है ये क्या है, जैसे वन, और मानवीय कारक जो हम घर वगैरह उठा रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सारे दोनों कारण हैं। इसमें हम मृदा को
कमी ला सकते हैं, मृदा में कमी ला सकते हैं। इसका जो निम्नीकरण में सहायक कारक है वो वन उन्मूलन है, कि आप वन को ज़्यादा से ज़्यादा कटाई कर रहे हैं। अतिचारण है, रासायनिक उर्वरकों का आप जो यूज करते हैं, कीटनाशकों का यूज करते हैं, वो सब का जो प्रभाव है हमारा मृदा पर पड़ता है। वर्षा दोहन है, भूसंकलन है, हम लोग ऊपर देखे थे कि भूसंकलन में क्या होता है, मिट्टी जो है खिसकती है ना, और बाढ़ के कारण मृदा क्या होता है, दहाकर दूर दूर चली जाती है ना। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार का है, जैसे मल्च बनाना। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आते हैं। मल्च क्या होता है? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। जो उर्वरक कैपेबिलिटी रहता है वो वहीं रहता है। कैसे? प्रवाल क्या है? एक तरह का स्केलेटन है, कंकाल है, समुद्री जीव जो होता है उसका ये कंकाल है, ठीक ना। तो इससे क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, जिससे मृदा का उर्वरकता जो होता है वहाँ पर रुकी रहती है। वो पानी अगर मृदा पर आप देंगे तो उसका जो टॉप लेयर होता है, ऊपरी लेयर होता है, वो क्या होगा, सबसे पहले दहा जाएगा। तो अगर उस पर आप प्रवाल दे देंगे, से ढक देंगे, तो ये जो है ऊपरी लेयर जो है, टॉप लेयर जो है, वो वहाँ रुकी रहेगी, है ना। देखिए यहाँ वेदिका जो फॉर्म है ये भी मृदा संरक्षण का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ढाल वाला जो होता है, तीव्र ढाल वाला होता है, इस तरह से होता है। अगर यहाँ बारिश होती है तो अगर ये इस तरह के नहीं बना हुआ रहेगा गड्ढा, तो बारिश होगी तो डायरेक्ट यहाँ का जो मृदा है क्या होगा, यहाँ से गिर जाएगा, ढाल के कारण ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ वेदिका कृषि फॉर्म होता है। यहाँ वेदिका कृषि की जाती है कि यहाँ इस तरह से काट दिया जाता है, इसको गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि यहाँ जो पानी बारिश होगी तो यहाँ उसका जो गति होगा तीव्र नहीं होगा, ये क्या मंद गति से आएगा, तो उतना ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई, देखिए इस तरह से जुताई किया जाता है, ये भी क्या है, मृदा का संरक्षण करने में हेल्प करता है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है रक्षक मेखलाएं, तो ये रक्षक मेखलाएं यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है, वेदिका फॉर्म से भी आया हुआ, इससे भी आया हुआ है, तो तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। तटीय प्रदेश में सबसे पहली नंबर रक्षक मेखलाएं जो है तटीय प्रदेश में और सूक्ष्म प्रदेशों में इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पवन गति जो है इसको रोकने के लिए वृक्ष को कतार में लाइन में लगाया जाता है, ताकि मृदा का जो आवरण है उसको बचाया जा सके। क्या होता है, वहाँ शुष्क होने के वजह से ज़्यादा पवन का जो गति होता है बहुत तीव्र होता है, उसके कारण वहाँ का मृदा पवन क्या करता है, अपने साथ उड़ा कर ले जाता है और दूर दूर कर देता है, जिससे क्या होता है वहाँ का जो टॉप लेयर है वहाँ से निकल जाता है, जिससे मिट्टी का उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है और वहाँ पर जो कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी नहीं रहता है। इसलिए इसको बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं का यूज किया जाता है। इसमें कतार से वृक्षों को लगाया जाता है और वृक्ष का रूट का क्या काम है कि मिट्टी को एकदम मजबूती से पकड़े रहना, जकड़े रहना, है ना, जिससे क्या होता है पवन का जो गति है उस पर कम इफेक्ट डालता है, ठीक ना। यहाँ देखिए कुछ एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है कि मृदा जो है किसमें ज़्यादा और किसमें कम खत्म होगा, है ना। यहाँ पर एक ट्रे लिया है, इसमें पूरा का पूरा मिट्टी है और इसमें भी मिट्टी और पानी है। यहाँ भी मिट्टी है लेकिन इसमें प्लांट लगा दिया गया है और ऊपर से पानी दिया जा रहा है। और आप एक ये जार लेंगे, अब देखेंगे कि इससे पानी के थ्रू जो है यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी आया है कि यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी आया है। तो आप जब बाद में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसमें प्लांट नहीं लगा हुआ था उसका जो जार था उसमें मिट्टी का मात्रा ज़्यादा है, अधिक है, और जिसमें प्लांट लगा हुआ था उस जार में जो मिट्टी का मात्रा है बहुत ही कम है। इससे आपको पता चलता है कि वन जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, हमें ऑक्सीजन भी देता है
और हमें जो सॉइल का इरोजन है उसको रोकता है ना, सॉइल को नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि सॉइल का जो प्लांट का जो रूट है, उसका जड़ जो है वो क्या करता है, मिट्टी को पकड़े रहता है ना। चट्टान बांध यह जल को प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, यह नलियों को रक्षा करते हैं, है ना। चट्टान से बांध बनाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है। चट्टान बांध क्या करता है, जो नली होता है उसका रक्षा करता है, मृदा क्षति को रोकता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय में विभिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है ना। इसे कहा जाता है बीज की फसल उगाना। देखिए यहाँ कुछ बातें दिया गया है कि वर्ष 1975 की बात हम करें तो मानव उपयोग के लिए जल की खपत जो है 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो कि 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है कि आज जो है जल का खपत ज़्यादा हो गया है पहले की अपेक्षा। ठीक ना, तो अब हम लोग जल के बारे में समझेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक ना, और भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है ढका हुआ है। यहाँ पर आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि जब हमारा भूपृष्ठ पे 3/4 जल से ढका हुआ है तो फिर हम लोग जल का इतना, पानी का इतना क्राइसिस हम लोग के पास क्यों होता है, हमें क्यों हर बार, देखिए आप न्यूज़पेपर में जब गर्मी का दिन आता है तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पानी की कमी है, यहाँ पानी की कमी है, तो ऐसा क्यों। तो ये जो जल है 3/4 जो जल है वो 3/4 जल हमारा पीने लायक नहीं है। ठीक नहीं, इसमें इसे बताया गया है। देखिए इस जो 3/4 जल भूपृष्ठ जो है जल से ढका है, इसलिए जलग्रह इसे कहा जाता है। और 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जो है महासागरों से प्रारंभ हुआ है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि हमारा जो जीवन है कितने अरब वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ है, तो 3.5 अरब वर्ष पहले से प्रारंभ हुआ है। और कहाँ से हुआ है, तो महासागरों से हुआ है ना। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक ना, विविध प्रकार के पौधों जंतुओं की मदद करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा पौधा है, जीव जंतु है, उसको क्या करता है, मदद करता है। महासागरों का जो जल लवणीय है ना, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। हम लोग को लवणीय जल उपयोगी नहीं है। हमें कैसा जल चाहिए, तो अलवणीय जल चाहिए, जो कि केवल 2.7% है, जो कि 3% मान लिया जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिला रहेगा कि जो पीने योग्य जल है वो 3% है। ठीक है, इसका 70% भाग जो है बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। ठीक ना, जो 70% जो पीने योग्य जल है वो उसका जो 70% है ये अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य जो है पहुंच के बाहर हैं। ठीक है, केवल 1% जो अलवण जल है वो हमें उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। इसीलिए हम लोगों को जल का कमी महसूस होता है ना। वाम जल जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, नदियों, झील और ये पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल और जलमंडल के रूप में भी पाया जाता है। देखिए अगर यहाँ पर बहुत ही रोचक चीज़ दिया हुआ है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। तो अगर आपके घर में या आपके आस-पास अगर नल लीकेज है, उससे बूंद बूंद पानी टपकता है, तो उसे आप चेंज करें उस नल को। ठीक ना, क्योंकि अगर बूंद बूंद भी टपक रहा है तो एक वर्ष में वो कितना लीटर पानी बर्बाद कर देगा, तो 1200 लीटर। ठीक ना, देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है कि
पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसका कुल मात्रा स्थिर रहती है, ठीक ना। इसकी प्रचुरता और विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह बाष्पीकरण और वसन वह की प्रक्रिया से महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण, यानी वाटर साइकिल की बात यहाँ कर रहा है कि वाटर साइकिल के थ्रू क्या होता है, पानी वायुमंडल में जाता है, फिर बादल बनता है, फिर बादल बन के वो बारिश के रूप में फिर धरती पे आता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, ठीक है। हम लोग इस बात से सभी जानकार हैं कि अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग जो है, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग जो है, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है, ठीक ना। वहाँ जो है लवणीय जल है और अलवणीय जल बहुत कम है, इसलिए ये लोग जो है पानी, पीने योग्य पानी का कमी महसूस करते हैं। जल क्या है, जल एक संसाधन है क्योंकि हमारा आवश्यकता पूरा करता है ना। तो जल एक संसाधन है, वो किस तरह का संसाधन था, नवीनकरणीय संसाधन, इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करती है। वन जो है और वनस्पति आवरण जो है वो क्या करती है, धरातलीय जो प्रवाह है उसको मंद करती है, यानी जो मिट्टी का जो वहाँ से खिसकने का जो गति है उसको मंद करती है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी यह विधि है, ठीक ना। और भी जल को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसको कैसे हम बचा सकते हैं, उसका सेव कैसे कर सकते हैं, तो देखिए रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, ठीक है। इस तरह से स्प्रिंकल से सिंचाई किया जाता है, ठीक है। और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोगी होता है। इससे जो पानी है ज़्यादा व्यर्थ नहीं होता है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा बहुमूल्य जल है, जल संसाधन, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ और बातें कही जा रही है कि प्राकृतिक वनस्पति और उनके वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति और उनके वन्य जीवन की हम बात करें तो देखिए प्रदर्शनी एवं वस्तुएं देश के विभिन्न विभागों से एकत्रित की गई थी। प्रदर्शनी हो रहा था तो वहाँ पर विभिन्न भागों से वस्तुएं को एकत्रित किया गया था और वहाँ पर बताने की कोशिश किया गया था कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन है कैसे दोनों जगह का अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। और रेशम कीट जो है कहाँ पाला जाता है, तो शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैव मंडल किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए ये क्या है, ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है और ये वायुमंडल है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे, ठीक है। जैव मंडल क्या है, तीनों मंडल का सम्मिश्रण है, जो कि जिसका एरिया बहुत कम होता है, जहां जीव पाए जाते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं, तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीव आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं, है ना। पेड़ हमें बहुत सारे चीज देता है, जैसे तारपीन का तेल, गोंद, औषधि, है ना, लैक्टस,
कागज़, ये सारे चीज़ बताया गया है कि पेड़ जो है हमें इतना सारा चीज़ देता है। और वन्य जीव के अंदर जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आदि रूपों में, कई रूपों में आते हैं, जिनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन जो होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, गीध मृत जीव जंतुओं को खाने का कारण एक अपमार्जन है और यह जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। यानी सभी, जितना भी प्राणी धरती पर है, सबका अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण अब हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण जो है कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण जो है 4 वर्गों में किया जा सकता है, वन, घास, स्थल, गुल्फ, टुंड्रा, है ना। तो वन जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता है और वन जो है प्रचुर मात्रा में जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता में कमी होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार जो है सघनता में कमी हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं छोटे आकार वाले होते हैं और वृक्ष घास उगती है, जिसमें विश्व का घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेश होता है वहाँ कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्फ उगते हैं। तो इस प्रकार से 4 तरह का जो है 4 तरह के वनस्पति, विश्व के वनस्पति जो है 4 तरह के पाए जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का संरक्षण। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं। वन हमारी क्या है, संपदा है ना। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ में ही परितंत्र को भी अनुसंरक्षित रखते हैं, है ना। तो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण क्या होता है, पौधों एवं जंतुओं के प्राकृतिक आवास जो है नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम वन काट देंगे तो जो जंगली जंतु है, जो जंगली जीव है वो कहाँ रहेंगे, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, है ना। तो उनका जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी। तो वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंखलन जो है ये में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक जो हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहे हैं, ये लुप्त होने का प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, है ना। देखिए इस पे जो है पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों का एकत्रितकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु का अनाधिकार शिकार किया जाता है। हम लोग जंतु को शिकार करते हैं। कुछ जंतु का जो है उसके नाखून के लिए, चमड़ा के लिए, खाल के लिए, दांत के लिए, है ना, उसका सींग के लिए उसको हम शिकार करते हैं। तो ये क्या है, गैर कानून है। ठीक ना, गैर कानूनी है, ये नहीं करना चाहिए। हम जो है जंतुओं का अनाधिकार शिकार क्या करते हैं, है ना। इस तरह से कई ऐसे जंतु हैं इनका जो संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा रहा है। मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, हाथी, शेर, चीता, ये ब्लैक बैंक, ये जो है ये सारे चीज़ को इसका जो संकट ये लुप्त होने के कगार पे है। अब यहाँ हम समझेंगे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए, यानी अभी भी हमारे लिए वो जो चीज़ है राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे लिए भी उपयोगी और हमारे भविष्य के लिए भी उपयोगी है। एक या अधिक से तंत्रों की परिस्थितियों एकता का रक्षा के लिए नामित किया गया, नाम दिया गया राष्ट्रीय उद्यान है ना। देखिए चीतलों का झुंड यहाँ दिया गया है। एक राष्ट्रीय परिपाटी CITES
की स्थापना की गई, जिनमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई किसी भी जो है इसमें लिस्ट में दिया गया है कि ये पक्षी और पशु जो है उसको पकड़ना क्या है, कानूनी अपराध है, उसे आप पकड़ेंगे तो आप पे पनिशमेंट होगा, आपसे जुर्माना लगेगा, है ना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो हाथी का झुंड है ये दिखाया गया है। अब देखिए कुछ इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो मृदा का गठन, ये मृदा निर्माण का नहीं है, मृदा का गठन। निम्नलिखित में कौन सा विधि तीव्र ढालों का मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हम लोग देखे थे कि वेदिका फॉर्म जो था, वेदिका कृषि जो था वो क्या है, ढालों तीव्र ढालों पर मृदा का जो अपरदन होता है उसको रोकने का एक उपयुक्त तरीका था, है ना। थर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, तो खरीदारी के बाद पॉलीपैकेट को नष्ट कर देना चाहिए, ये जो है अनुकूल नहीं है, ठीक ना। बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, ये तो बात सही है, लेकिन नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन ये जो है इसको नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मिलान करने वाला है। भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग होता है। ह्यूमस क्या है, ऊपरी मृदा का निपेक्षित जैव पदार्थ होता है। चट्टानवाद क्या है, मृदा अपरदन को रोकता है। जैव मंडल क्या है, स्थलमंडल जैव वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र है ना। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। इस तरह से ये जो चैप्टर है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 वो डिस्कस कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम आपको अच्छी तरह से समझा पाए होंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।